हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मित्र ऑनलाइन पे। अभी हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। इसका हम एक लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम इस चैप्टर संबंधित इंट्रोडक्शन को देखे थे। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने जो बच्चे 2027 का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए हम लोगों ने एक नया बैच शुरू किया है जो कंप्लीटली ऑनलाइन होगा। अगर हम इस बैच की बात करें तो ये बैच का हमारा नाम है उड़ान बैच। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो ये एक लाइव बैच होगा, यानी हम आकर लाइव पढ़ाएंगे आप लोगों को। दूसरा बात है कि इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मिलेगा, यानी कई बार जो है वो टेक्निकल समस्या आ जाती है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद है कि चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज आपका टेस्ट होगा, पैनल का पीडीएफ मिलेगा, साथ साथ में आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगा। टेस्ट सीरीज से क्या फायदा होता है, ताकि आप एग्जाम के लिए जो अच्छे से तैयार हो पाते हैं। अगर हम इसका सब्जेक्ट की बात करें तो 10th में आपको जितने भी सब्जेक्ट पढ़ने की आवश्यकता है वो सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो या फिर इंग्लिश है। अगर हम इसकी फी की बात करें तो इस बैच का जो फी है वो मात्र 499 रुपया है। अब बात है कि बैच में इनरोल कैसे करेंगे, यानी बैच से जुड़ेंगे कैसे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको गूगल का प्ले स्टोर पर जाना है, जहां से आप ऐप और गेम लोड करते हैं। तो वहां पे जाके आपको सर्च करना है एजुकेशन मित्रा ऑनलाइन। वहां पे जो फर्स्ट नंबर पे हमारा ऐप आ जाएगा उसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप बैच खोलेंगे तो आपको क्या करेंगे, वहां पे 10th क्लास का ये एजुकेशन, ये जो हमारा उड़ान बैच है वो आपको दिख जाएगा। उसमें क्या करना है, आपको इनरोल कर लेना है। अब हम आते हैं हमारे चैप्टर पे। चूंकि हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1, तो उससे संबंधित जो चीज है पहले उसको हम देख लेते हैं, ताकि एक्सरसाइज को हमें सॉल्व करने में क्या होगा, आसानी होगा। तो हमें एक्चुअली जो एक्सरसाइज 1.1 में जो सॉल्व करना है वो हमें निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। और एचसीएफ निकालने के लिए वहां पे क्वेश्चन आपको जैसा कि दिखा देते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो कहा है कि यूक्लिड विभाजन, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो अब एक पहले हम ये तो जाने कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। साथ साथ में आपको सुनने के मिलेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या अंतर है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो इन सारे चीजों को जो हम पहले समझने का प्रयास करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम एक एक करके उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा प्रमेयिका, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे हम इंग्लिश में लेमा भी कहते हैं। तो प्रमेयिका क्या होता है, प्रमेयिका एक सिद्ध कथन है। यानी प्रमेयिका जो होता है, जो लेमा होता है, वो एक प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है, एक सिद्ध कथन होता है, जिसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं, दूसरी बात को हम सिद्ध करते हैं। तो प्रमेयिका का उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है वो अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। यानी दूसरे बात को, दूसरे स्टेटमेंट को सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रमेयिका का इस्तेमाल करते हैं। तब यहां पे आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, तो अब पता है कि ये प्रमेयिका जो भी होता है वो एक स्टेटमेंट होता है, एक कथन होता है, जिसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, दूसरे चीज को प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं। देखिए नाम क्या है इसका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखिए यूक्लिड जो है वो एक गणितज्ञ का नाम है, एक मैथमेटिशियन का नाम है, जिन्होंने इस प्रमेयिका को दिया है। तो यूक्लिड क्या है, यूक्लिड जो है एक गणितज्ञ का नाम है, एक मैथमेटिशियन का नाम है। और दूसरी बात है ये विभाजन प्रमेयिका, यानी यूक्लिड जो क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक विभाजन प्रमेयिका है। यानी ये दो संख्याओं के विभाज्यता के बारे में बात करता है, बताता है। क्या बताता है, तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं। इसका स्टेटमेंट है ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां पर जो आर है वो 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से क्या होगा, छोटा होगा। यानी ये रिलेशन बताया गया है किसके बारे में, ये जो स्टेटमेंट है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। आपको लगा कि ये कुछ समझ में नहीं आया है, देखिए बहुत बेसिक बातें हैं और इस चीज को हम लोग
बचपन से करते आए हैं। तो पहले हम उस चीज को समझ लेते हैं, फिर इस स्टेटमेंट का हम दोबारा देखेंगे क्या है। जैसे हम मान लेते हैं कोई दो संख्या है, एक संख्या हमारा 6 और दूसरी संख्या हमारा 20। तो हम क्या करेंगे, हम 20 में 6 से भाग करेंगे। तो 20 में जब हम 6 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 6 3 18 और 10 में से 8 तो 2 और इधर हो जाएगा हमारा कट जाएगा, यानी शेष हमारा कितना बचा, शेष हमारा 2 बचा। तो देखिए जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भाजक कहते हैं। और जिस संख्या में भाग देते हैं उससे हम क्या कहते हैं, उसे हम भाज्य कहते हैं। और जितना संख्या से लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भागफल कहते हैं। यानी जिस संख्या से भाग लगाते हैं, है ना, जैसे 3 मरते भाग लगा है, 3 बार क्या हो गया, भागफल हो गया। और जो नीचे बचा ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा शेषफल कहलाता है। तो आपको याद होगा हम कैसे लिखते हैं, जो हमारा भाज्य है, भाज्य के लिए हम क्या लिखते हैं कि जो हमारा भाज्य है वो किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है भाजक गुने भागफल। किसके बराबर होता है, भाजक गुने भागफल और प्लस जो है वो शेषफल। यानी ये काम जो है वो हम बचपन में करते थे। जो भाज्य है वो भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। यानी कि ये जो 20 है, जो भाज्य है वो किसके बराबर होता है, भाजक गुने भागफल। 6 3 18 भाजक गुने भागफल हो गया प्लस शेषफल, और 18 और 2 क्या हो गया, 20 हो गया, है कि नहीं। तो ये बताया कि अगर हमें भाज्य प्राप्त करना है तो क्या करना होगा, भाजक और भागफल में गुना करके जो शेषफल होगा उसको हमें जोड़ देना होगा। तो ये हम पहले करते थे। तो जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वो भी यही बात कहता है, लेकिन ये क्या कहता है, ये दूसरे रूप में कहता है। ये क्या कहता है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए कोई संख्या a है और एक संख्या हमारा b है। a और क्या है, b है, जिसमें a जो है वो b से बड़ा है। a जो है क्या है, b से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, b से a में भाग करेंगे। तो b से हम a में भाग करेंगे। तो जब b से हम a में भाग करेंगे तो इधर क्या आएगा, इधर हमारा कोई भागफल आएगा। क्या आएगा, कोई भागफल आएगा, और नीचे हमारा क्या आएगा, कोई शेषफल आएगा। अब देखिए भागफल को हम क्या बोलते हैं, भागफल को हम बोलते हैं कोसेंट। इंग्लिश में भागफल को हम कोसेंट बोलते हैं, यहाँ पे शॉर्ट में हम क्यू लिखते हैं, और शेषफल को हम रिमाइंडर बोलते हैं, यहाँ शॉर्ट में हम आर लिखते हैं। तो देखिए जब इस चीज को हम इस वाले फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखना होता है हमारे भाज्य। तो भाज्य कौन है, जिसमें भाग देते हैं, तो भाज्य हमारा क्या है, भाज्य हमारा ए है। तो भाज्य के जगह पे क्या लिख देंगे, ए। भाजक क्या है, जिससे हम भाग देते हैं, तो बी क्या है हमारा, बी भाजक है। तो भाजक के जगह क्या लिख देंगे, भाजक हमारा बी हो गया। गुना है तो गुना। भागफल कितना है, देख रहे हैं, भागफल को हम क्यों लिखते हैं, भागफल क्यू प्लस शेषफल को क्या लिखेंगे, शेषफल को हम आर लिखेंगे। यानी हम लिख देंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। यही तो हमारा क्या है, यही तो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। यानी कह रहा है कि a और b अगर कोई दो संख्या है जिसमें a b से बड़ा है, तो जब b में से भाग करेंगे तो हमें एक भागफल मिलेगा q और एक शेषफल r मिलेगा। यही हमारा क्या बताता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है। ठीक है, जो हम बचपन से काम करते हैं उसी को क्या किया, यूक्लिड ने एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिख दिया, इसका क्या नाम डाला, और इसी को क्या कहा उन्होंने, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा। और साथ में उन्होंने एक कंडीशन भी लगाया था। क्या कंडीशन लगाया था, कंडीशन था कि ये जो शेषफल यानी जो r है वो क्या है, 0 के बड़ा होगा या 0 से बराबर होगा, लेकिन ये छोटा होगा b से। b क्या है, हमारा भाजक है। यानी जो शेषफल होगा वो भाजक से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, लेकिन 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 के बड़ा भी हो सकता है। ये दो बातें बताया है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम 6 से भाग दिए हैं तो हमारा जो शेषफल आया है कितना है, 2 आया है। तो इस कंडीशन में दिख रहा है कि जो शेषफल 2 है हमारा, ये भाजक 6 से क्या है, छोटा है। बाकी हम अलग अलग संख्या से भी चेक कर लेते हैं। हम 6 में 20 से भाग दिए थे, हम 6 में 21 से भाग देकर देख लेते हैं। 21 से भाग देंगे तब भी होगा, 6 3 18 लगेगा, और इस बार जो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 6 में हम 22 से भाग देकर देख लेते हैं, तब भी हम 3 से ही लगाएंगे, 18 होगा। इस केस में हमारा शेष 4 बचेगा। 6 में जो है 23 से भाग देकर देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा
6 3 18 ही लगेगा। इस केस में हमारा अनुसार ये तो 5 शेष होगा और 24 से लगाते हैं तो 6 चौका 24, 6 चौका क्या हो जाएगा 24, यहाँ पे शेषफल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, या अगर 24 का 25 से चेक कर लेते हैं, 6 में जब 25 से अगर भाग करते हैं तो क्या आता है 6 चौका 24 और शेषफल कितना आ गया 1 आ गया। 6 में हम 26 से भाग देके देख लेते हैं, 6 चौका 24 और शेषफल कितना हो गया 2। तो हम हर कंडीशन में देख रहे हैं कि जब हम 6 से किस संख्या में भाग करते हैं तो शेषफल या तो 3 आया, 4 आया, 5 आया, 0 आया, 1 आया, 2 आया। लेकिन किसी भी केस में हम ये नहीं देख रहे हैं कि जो शेषफल है वो 6 से बड़ा आया। देखिए यहाँ पे 0 भी आया, इस केस में क्या है 0 है, 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया। लेकिन क्या ये जो हमारा भाजक है जो 6 है, क्या 6 या 6 से बड़ा आया? नहीं आया। तो वही बताया गया कि जो हमारा शेषफल होता है वो 0 से बराबर या 0 के बड़ा तो होता है, लेकिन ये हमेशा क्या होता है b से छोटा होता है, यानी कि जो भाजक है उससे छोटा होता है। तो यही हमारा कंडीशन क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का है। तो ये भी आपको याद रखना है कि a बराबर bq प्लस r तो होता ही है, लेकिन ये जो r होता है ये क्या होता है, ये हमेशा जो है b यानी भाजक से छोटा होता है। सॉरी, ये जो r होता है यहाँ पे जो हमारा ये जो शेषफल r होता है ये क्या होता है, ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, लेकिन ये जो हमारा b है यानी ये भाजक से क्या होता है हमेशा छोटा होता है। तो ये बात आपको याद, यानी किसी भी संख्या अगर भाग दे रहे हैं तो जो शेषफल होगा ये भाजक से हमेशा क्या होगा छोटा ही होगा। शेषफल 0 हो सकता है, 0 से बड़ा भी होगा, लेकिन जो भाजक है उससे छोटा होगा। तो यही हमारा क्या कहता है, यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है। तो a और b दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक q यानी कि जो हमारा भागफल और शेष r विद्यमान है, जहां पे a बराबर bq प्लस r यानी कि भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल होता है कि नहीं। जहां पे जो हमारा r है यानी कि जो शेषफल है वो भाजक से छोटा होता है और जो हमारा 0 है उसके बराबर या उससे बड़ा होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो बात है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस ये लिखा हुआ है कि भाज्य जो है वो भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यही बात ये लिखा हुआ है ना। भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल, इसी को उन्होंने क्या लिखा a बराबर bq प्लस r लिखा। कंडीशन आपको याद रखना है कि जो शेषफल होता है वो भाजक से छोटा होता है और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। एक शब्द जो और जो कंफ्यूज करता है वो है एल्गोरिथम। एक तो प्रमेयिका है और दूसरा है एल्गोरिथम, क्योंकि हम ये शब्द सुनते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये क्या है कि नहीं। तो प्रमेयिका को तो हम समझ ले कि प्रमेयिका क्या होता है। प्रमेयिका एक सिद्ध कथन होता है जिसका उपयोग हम अन्य कथन को सिद्ध करने में करते हैं, और ये हमारा एक आया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो यूक्लिड के द्वारा दिया गया था। क्या कहे थे उन्होंने, बस यही बताया था कि और b अगर कोई दो धनात्मक पूर्णांक है तो वहां पे q और r प्राप्त होता है, जहां पे a बराबर bq प्लस r रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, जहां पे कंडीशन क्या है कि r जो है जो शेषफल है वो भाजक यानी कि b से छोटा होता है और 0 या 0 के बराबर, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। यही बात जो हम बचपन से इस रूप में करते आए हैं उन्होंने बताया है। अब एल्गोरिथम क्या होता है, तो लिख रहा है कि एल्गोरिथम जो होता है ये सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, यानी ये कई सारे स्टेप्स का एक सीरीज होता है, कई सारे स्टेप्स का ये एक श्रृंखला होता है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करता है। यानी एल्गोरिथम जो है, एल्गोरिथम कुछ कोई स्टेटमेंट नहीं है, एल्गोरिथम एक तरीका है जो किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। यानी कोई भी समस्या है तो उसको कई स्टेप्स में हम करते हैं। यानी अगर बात कीजिए कि अगर हमें किसी जगह पे जाना है तो हम क्या बताएं, यहाँ से इतना पूरब जाना है, 4 स्टेप पश्चिम जाना है, वहां से 5 स्टेप्स 2 किलोमीटर आगे जाना है। यानी एक हम स्टेप बाय स्टेप किसी काम को बताते हैं, किसी काम को करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। कुछ स्टेप्स होते हैं हर काम को करने का। उसी प्रकार एल्गोरिथम यही चीज होता है। एल्गोरिथम क्या है, किसी समस्या को सॉल्व करने का जो स्टेप बाय स्टेप जो कह सकते कदम होता है ना, जो चरण होता है
उन्हीं चरणों को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या होता है, यह सुपरिभाषित वेल डिफाइंड स्टेप होता है, ठीक है ना, जो एक समस्या को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी किसी समस्या को सॉल्व करने का ये एक विधि या एक तरीका होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, एक समस्या को सॉल्व करने का तरीका है। वो कौन समस्या है, तो वो समस्या है हमारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना। समस्या क्या हमारा, एचसीएफ ज्ञात करना है दो संख्या का। इसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं, है ना। तो यूक्लिड एल्गोरिथम क्या है, तो इसका उपयोग दो संख्याओं यानी कि एचसीएफ यानी कि मौसा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आई थिंक कि आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है ये दोनों समझ में आ गया। और फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, ये एक स्टेटमेंट है, एक सिद्ध किया हुआ कथन है। जबकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ये क्या है, ये किसी समस्या को हल करने का, किसी समस्या को सॉल्व करने का एक विधि है, एक तरीका है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने का तरीका है। अब हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का वो स्टेप्स क्या है, वो चरण क्या है, वो तरीका क्या है, ठीक है ना। तो इसका हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग क्या करते हैं, दो संख्याओं का एचसीएफ यानी मौसा ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मौसा को हम फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। देखिए यहाँ पे कोई दो धनात्मक पूर्णांक मान लिया गया, एक हमारा सी है और एक डी है। यहाँ पे डी मिस हो गया तो आप जान जाएंगे एक सी है और एक हमारा डी है, जिसमें सी जो है वो डी से बड़ा है। इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। यहाँ पे हम अलग आपको दिखाते जाएंगे। पहले क्या है कि एक संख्या हमारा एक सी है और एक संख्या हमारा डी है, जिसमें कह रहा है कि सी जो है, जिसमें सी जो है वो डी से बड़ा है ना। तो इन दो संख्या सी और डी का हमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, जिसमें सी जो है वो डी से बड़ा है। पहला स्टेप, चरण पहला स्टेप क्या कहता है, कहता है कि सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रारंभिक प्रयोग कीजिए। इसलिए इसे क्यू और आर के रूप में लिखते हैं, सी बराबर डी क्यू प्लस आर, जहां पे जो आर है वो डी से छोटा है और जीरो से बड़ा है। यानी क्या करना है, डी में हम डी से क्या, सी में हम डी से भाग करेंगे, यहाँ पे कुछ क्यू आएगा और कुछ शेषफल आएगा, यानी कुछ भागफल आएगा, कुछ हमारा शेषफल। इसे कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे सी बराबर डी में क्यू से गुना करेंगे, डी क्यू प्लस आर, इतना करेंगे। फिर क्या है, दूसरा स्टेप कर रहा है, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, यदि आर बराबर जीरो हो, यानी अगर यहाँ पे अगर शेषफल जीरो आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे अभी हम सिंबॉलिक सी और डी की बात कर रहे हैं, हमें कोई नंबर मिलेगा, है ना, कोई संख्या लगेगा, इसका स्टेप निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर हम स्टेप्स को समझ लेंगे तो उस पर हम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। अगर आर बराबर जीरो, यानी कि जो शेषफल अगर जीरो आ जाता है, ठीक है, तो डी पूर्णांक, जो हमारा ये वाला डी है, जो भाजक है, डी पूर्णांक सी और डी का एचसीएफ होगा। यानी अगर हम शेषफल जीरो आ जाए, शेषफल जीरो आए, तो जो हमारा भाजक डी है, जो हमारा भाजक डी है, ये डी क्या होगा, ये सी और डी का क्या होगा, एचसीएफ होगा। आप समझ गए कि अगर शेषफल जीरो हो गया तो जो भाजक होगा वही क्या होगा, वही हमारा एचसीएफ होगा। यदि आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन अगर आर यहाँ पे जीरो नहीं आया, जो शेषफल है अगर हमारा जीरो नहीं आता है, तो क्या करेंगे, तो आर और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पुनः प्रयोग करें। यानी जो हमारा शेषफल आएगा और जो हमारा भाजक है उसका इस्तेमाल करने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। यानी अब क्या करेंगे, अगर आर अगर जीरो नहीं हो, जैसे अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर आर हमारा जीरो नहीं हो, अगर ये जीरो नहीं हो तो क्या करेंगे, यहाँ से फिर से एक बार क्या करेंगे, हम फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करेंगे। फिर से हमारा कोई ना कोई क्यू आएगा, फिर से कोई ना कोई हमारा शेषफल आर आएगा, ठीक है। और तीसरा स्टेप क्या कर रहा है, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक कि शेषफल जीरो ना प्राप्त हो जाए। यानी ऐसे हमें तब तक करते रहना है जब तक कि जो हमारा आर यानी कि शेषफल है वो जीरो नहीं आ जाए।
और जिस केस में हमारा शेषफल 0 आ जाएगा, जो उसका भाजक होगा वही क्या कहलाएगा, वही हमारा जो है वो HCF होगा। दी गई संख्याओं का वही हमारा, अगर मान लेते हैं कि R हमारा 0 आ गया, तो यहाँ पे जो R होता है कि नहीं, जो हमारा भाजक होता, ये वाला भाजक क्या होता है, चूंकि हम सिंबॉलिक बात कर रहे हैं तो ये इसको हम मान लेते हैं R1 मान लेते हैं, तो ये R1 क्या हो जाएगा, जो भाजक होगा R1 के जगह आप समझेंगे कि जो भाजक होगा वही क्या हो जाता है, वही हमारा HCF हो जाता है। क्या होता है, वही हमारा HCF हो जाता है। यानी जिस केस में जहां शेषफल हमारा 0 हो जाए, उसका जो भाजक होगा वही क्या कहलाएगा, जो दी गई संख्या है उसका HCF होगा। तो इन स्टेप्स को हमें याद करना है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो कंफ्यूजन उसको क्लियर कर लेते हैं। नोट में हम उसको लिखे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भिन्न है। यानी कि क्या प्रमेयिका और एल्गोरिथम सेम होता है, नहीं। प्रमेयिका क्या होता है, प्रमेयिका एक प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है, एक सिद्ध कथन होता है, जबकि यूक्लिड एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ये किसी समस्या को हल करने का तरीका है जिसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं। जैसा भी हम देखे थे कि एक HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या 3 यहाँ पे स्टेप्स बताया गया है। तो प्रमेयिका एक सिद्ध कथन होता है, जबकि एल्गोरिथम क्या है, ये HCF निकालने का एक विधि है। दूसरा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसी द्वितीय धनात्मक पूर्णांक का दूसरे धनात्मक पूर्णांक से विभाज्यता के बारे में एक कथन है। प्रमेयिका क्या है, एक कथन है। किसका कथन है, तो एक पूर्णांक का दूसरे पूर्णांक के विभाज्यता का कथन है। जबकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ये एक विधि है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, एक विधि है, एक मेथड है, एक तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, HCF निकालते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कुछ रिलेशन या कुछ फॉर्मूला जो है इस चैप्टर से है, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, उसे हम देख लेते हैं। पहला हमारा वही है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। इसे कोई अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखे तो क्या लिखते हैं, A बराबर BQ प्लस R। कंडीशन क्या होता है, साथ में कंडीशन भी आपको लिखना है कि जो R होता है वो क्या होता है, 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, लेकिन B से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये भी कंडीशन आपको याद रखना है। ये क्या हमारा, ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। दूसरा रिलेशन है HCF गुणे LCM बराबर है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यानी HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अच्छा, पहली संख्या उसको हम A भी मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। क्या लिख सकते हैं, HCF गुणे LCM बराबर A गुणे B। फिर है, अगर ये हमें निकालना आता है तो क्या है, HCF अगर हमें निकालना पड़ेगा तो इन दोनों को तो वैसे ही छोड़ेंगे और जो LCM है उसको हम भाग में लेंगे। लेकिन जब LCM निकालना होगा तो LCM किधर रखेंगे, पहली संख्या गुणे संख्या इसको सेम रखेंगे और HCF की गुना में तो ये भाग में। अगर ये हमें पता है तो ये चीज जो है वो हम इसी से निकाल सकते हैं। साथ में क्या है, पहली संख्या बराबर HCF गुणे LCM बटा दूसरी संख्या और दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM बटा पहली संख्या। आपको बस पहला स्टेटमेंट याद रखना है। वो क्या याद रखना है, वो याद रखना है कि HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या को अगर हम A मानते हैं तो A गुणे दूसरी संख्या B। आपको बस ये वाला याद रखना है, बाकी तो अपने आप निकल जाएगा। अब हमारा क्या है, प्रश्नावली 1.1 है और ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते एक बार फिर से कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हम अच्छे से समझ चुके हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है और उसके विभिन्न चरण क्या है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 135 और 225। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लगाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम ये देखना है कि इन दोनों संख्या में से बड़ा कौन है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 225 जो है वो क्या है, 135 से बड़ा है। 225 क्या है, 135 से बड़ा है। तो हम 135 से क्या करेंगे, 225 में भाग करेंगे। तो भाग करते हैं, 135 से हम भाग करेंगे 225 से। देख रहे हैं कि एक मरतबा लगाएंगे 135 से, लेकिन 2 मरतबा लगाएंगे तो 270 हो जाएगा, जो कि 225 से ज्यादा है। तो हम एक मरतबा ही क्या लगाएंगे, 135 लगाएंगे। तो 5 में से 5 गया तो 0 हो जाएगा और ये बच गया हमारा
2 में से 3 नहीं जाए तो हासिल लेंगे तो 12, 12 में से 3 गया तो 9 और ये हो जाएगा 1, 1 में से गया जो कुछ नहीं। तो हमारा शेष कितना आया? 90 आया। अब हमें क्या करना है? इसे हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखना है। यानी पहला जो स्टेटमेंट क्या था कि 225 और 135 में क्या करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाना है। तो यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा दिए। तो यूक्लिड में क्या कहता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। हम जानते हैं कि a हमारा क्या? ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा q है और ये क्या है? ये हमारा r है। तो इसे ही लिखेंगे a की जगह पे क्या लिखेंगे? 225। क्या लिखेंगे? 225। b हमारा भाजक होता है। तो भाजक कितना है हमारा? 135 है। 135 फिर गुणे q कितना है हमारा? यानी कि जो भागफल है वो 1 है, प्लस r कितना है हमारा? शेषफल कितना है? 90। तो ये हमारा क्या हो गया? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा दी। पहला चरण तो यही था कि हमें जो संख्या दिया गया है वहां पे हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाना है, लगा दी। अब हमें देखना है क्या शेषफल 0 है क्या? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि शेषफल 0 नहीं है। अगर शेषफल 0 होता तो जो हमारा b है, जो भाजक है, वही हमारा HCF हो जाता। लेकिन चरण 2 में हम देखे हैं कि अगर शेषफल 0 नहीं हो तो हमें इस प्रक्रिया को फिर से रिपीट करना है। क्योंकि इस केस में हमारा शेषफल 0 नहीं है तो इस प्रक्रिया को हम फिर से रिपीट करेंगे। तो क्या करते हैं? पहले इस सबको हम हटा देते हैं। a और b तो रहेगा ही रहेगा, है कि नहीं? अब हम देखते हैं कि जो 90 है इससे हम क्या करेंगे? 135 से भाग देंगे। यानी अब फिर से हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 90 और 135 पे इस्तेमाल करना है। दोनों में बड़ा कौन है? 135 है, तो 135 में हम भाग दे रहे हैं। एक मरते क्या लगाएंगे? एक मरते हम यहाँ पे 90 लगाएंगे। घटाएंगे तो 5 में से 0 गया तो 5 और ये बच गया 3 में से 9 नहीं जाएगा तो हाथ से लेके 13, 13 में से 9 गया तो 4। कितना आ गया? 45। फिर हम देख रहे हैं कि 45 आ गया, यानी कि इस केस में हमारा क्या है? शेषफल 0 नहीं है। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं कि जब हम रिपीट किए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो क्या आया? तो आया हमारा 90 जो भाजक है, गुना करेंगे 1 से, भागफल प्लस शेषफल कितना आया? 45। चूंकि शेषफल हमारा 45 है, 0 नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? इस संख्या को हमें, इस प्रोसेस को और रिपीट करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा? जो हमारा शेषफल 45 आया, जो भाजक 90 है, इसको हम क्या करेंगे? फिर से इस चीज को हम इस पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। तो 90 और 45 में बड़ा कौन है? 90 है। तो क्या करेंगे हम? 90 को यहाँ पे फिर से हम भाज्य बना देंगे। ठीक है, तो इसे कितना लगाएंगे? 2 मरतबा लगाएंगे तो 45 दूना 90। इस केस में क्या होगा? हमारा शेषफल 0 आ गया। शेषफल 0 आ गया तो पहले सम की लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? 90। जो हमारा ये a होता है तो हमारा 90 बराबर क्या लिखेंगे? 90 बराबर बी क्यू। बी हमारा भाजक होता है और भागफल हमारा कितना? 2। तो 45 गुने 2, 45 गुने 2 प्लस जो शेषफल कितना आया हमारा? शेषफल यहाँ आया हमारा 0। तो जब शेषफल 0 होता है तो जो हमारा भाजक है वही क्या कहलाता है? वही हमारा HCF कहलाता है। क्योंकि इस केस में हमारा भाजक क्या है? भाजक हमारा 0 आया है, शेषफल हमारा 0 आया है, भाजक 45 है, यही क्या होगा? यही हमारा HCF हो जाएगा। तो हम लिखेंगे HCF किसका किसका? 135 और 225। तो लिखेंगे 135 और 225। 135 और 225 का HCF कितना आया? HCF आया, हम देख रहे हैं कि 45 भाजक है तो 45 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम इसका HCF क्या किए? निकाल लिए। ठीक है ना? यहाँ पे हमें 3 चरण में जाके शेषफल हमें 0 प्राप्त हुआ। अगला संख्या क्या है हमारा? अगला जो क्वेश्चन है वो है 196 और 38,220। उसे हम इधर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आप देख लिए, नया पेज ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है 196 और 38,220। तो सेकेंड नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन है 196 और 38,220। ठीक है, इसमें हमें देखना है कि बड़ा संख्या कौन है। तो हम देख रहे हैं कि 38,220 जो है वो क्या है? 196 से बड़ा है। तो ये हमारा ए हो जाएगा और ये संख्या हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या करेंगे अब? तो बी में हम इसे भाग करेंगे। संख्या हमारा ए जो है हमारा वो 38,220 भाग किससे करना है?
भाग करना है हमारा 196 से। देखिए 382 196 200 के करीब में है, तो 200 दूना करने 400 हो जाएगा, तो जो इससे ज्यादा हो जाएगा तो हम एक मरते लगाएंगे। एक मरते लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 196 हो जाएगा। घटाएंगे तो 2 में से 6 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे तो 12, 12 में से 6 गया तो 6 हो जाएगा। ये बचा 7, 7 में से 9 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे तो 17, 17 में से 9 गया तो हो जाएगा 8, ये बचेगा 2, 2 में से गया तो 1, ऊपर से उतारेंगे, ऊपर से आएंगे 2, 1862। अब हमें 1862 को चेक करना है क्या मरते लगेगा, 1862 का चेक करेंगे, 196 है तो 10 मरते 1960 होगा, 1862 9 मरते चेक कर लेते हैं, 196 में 9 से चेक कर लेते हैं, 9 छक 54 के 4 हासिल 5 हो जाएगा, 9 में 81, 5 86 के 6 हो जाएगा, हासिल 8 हो जाएगा, 9 को 9 8 17, 1764 आया जो कि 1862 से छोटा है तो लग जाएगा। तो 9 मरते क्या लगाएंगे 1764। घटाएंगे तो 2 में से 4 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे 12 में से 4 गया तो 8, ये बच गया 5, 5 में से 6 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे तो 15, 15 में से 6 गया तो 9, ये बच गया 7, 7 में 7 गया तो 0 और 1 में से गया तो 0, यानी 98 ऊपर से क्या उतारेंगे 0, 980। अब हमें चेक करना है कि 196 के 980 आता है कि नहीं आता है, उससे कम क्या आता है चेक कर लेते हैं, 5 से चेक करते हैं। तो 196 क्योंकि 6 5 30 होता है तो किस करके 6 5 30 के 0, 0 आ रहा है, हासिल 3, 9 5 45 3 48 के 8 हासिल 1, 9 5 45 3 48 के 8 हासिल 4, 5 के 5 5 4 9, 980 हमारा आ गया। क्या मरता है 5 मरतबे, तो 5 मरतबे क्या लगाएंगे 980, और ये हमारा जो है वो शेषफल 0 आ गया, कट गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ही स्टेप में क्या हो गया, हमारा जो शेषफल है वो 0 आ गया है। तो इसे लिखेंगे, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है वो क्या है, वो कह रहा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इस केस में हमारा ये है, ये हमारा बी है, ये हमारा क्यू आया और ये हमारा आर है। ए कितना है, ए है हमारा 38,220 बराबर भाजक कितना है, भाजक है हमारा 196 गुने भागफल कितना आया, भागफल आया हमारा 195 प्लस शेषफल कितना आ गया, शेषफल आया हमारा 0। जब शेषफल 0 है तो जो भाजक होता है वही क्या होता है, वही हमारा HCF है। चूंकि यहाँ एक ही बार में क्या हुआ कि शेषफल हमारा 0 हो गया, तो जो हमारा भाजक 196 वही क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा। तो लिखेंगे HCF किसका किसका, तो 196 और 38,220 का HCF क्या आया, HCF आया 196। तो इस प्रकार से जो है वो हमारा सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा 867 और 255। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है 867 और 255। तो हम देख रहे हैं कि 867 जो है वो 255 से बड़ा है, 255 बड़ा है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाना है, यानी 255 में क्या करेंगे, 255 में हम भाग देंगे 867 से, क्या मरते लगेगा, तो 2 चौका 8 है, 3 मरते चेक कर लेते हैं, 255 में 3 से 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 5 16 6 हासिल 1 3 6 1 7, 765 आया और 200 जुड़ेगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 मरते ही लगेगा कितना 765। तो घटाएंगे, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया तो 0 और 8 में 7 गया तो 1, यानी 102 आया। ठीक है, तो इस स्टेप को लिखेंगे, तो इस केस में क्या है, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया और ये हमारा आर हो गया। तो लिखेंगे क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो जो ए है हमारा वो क्या है 867, यानी भाज्य क्या है 867 है, भाजक है हमारा 255 गुने भाजक, भागफल क्या है हमारा, भागफल 3 प्लस शेषफल कितना हमारा, शेषफल है 102। चूंकि हमारा शेषफल 102 है, 0 नहीं है, क्या करेंगे हम फिर शेषफल 102 और जो हमारा भाजक 255 है उसमें हम क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। चूंकि दोनों में बड़ा कौन है 255, 255 को हम क्या बनाएंगे, इस केस में भाज्य बनाएंगे। तो इसको हम फिर से आगे बढ़ाते हैं, फिर से यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाना है, तो हम 255 लगाएंगे। देख रहे हैं 2 मरतबे लग जाएगा, 2 मरतबे क्या लगेगा 102 दूना 204, तो 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 0 गया तो 5 और क्या हो जाएगा 202 कट जाएगा।
तो इस केस में भी क्या आया, हमारा जो शेषफल है वो 0 नहीं आया, 51 है। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस बार में ये ए हो जाएगा, ये हमारा बी और ये क्यू और ये 8। तो 255 क्या हो जाएगा, 255 जो है हमारा, ये हमारा ए हो गया। भाजक है 102 गुने भागफल है हमारा 2 प्लस जो शेषफल हमारा कितना आया, शेषफल हमारा आया है 51। चूंकि शेषफल हमारा क्या है, 0 नहीं है, तो क्या करेंगे, फिर से इस प्रक्रिया को हम रिपीट करेंगे। तो अब 51 और 102 में देखना है बड़ा कौन है, तो 102 बड़ा है, तो करेंगे इसको अब भाज्य बना देंगे। इसको जब भाज्य बना देंगे तो देख रहे हैं कि 51 से 102 लग जाएगा, कितना मरतबे, 2 मरतबे लग जाएगा 102। तो अब क्या हो गया, ये कट जाएगा, शेषफल हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। जब शेषफल हमारा 0 है तो जो भाजक होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा एचसीएफ कहलाएगा। पहले इसको लिख लेते हैं। तो इस केस में हमारा भाज्य क्या था, 102 था, भाजक है हमारा 51 गुने भागफल कितना आया था, भागफल है हमारा 2 प्लस जो आर यानी शेषफल कितना है, 0। जैसे ही शेषफल को हम 0 देखें हमें रुक जाना है, और जो हमारा भाजक 51 है ना, वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। तो हम लिखेंगे एचसीएफ किसका, 867 और 255 और 255। इसका एचसीएफ कितना है, देख रहा है कि जब शेषफल 0 था उस केस में हमारा भाजक क्या है, उस केस में भाजक हमारा 51 है, यानी कि बी क्या है हमारा 51 है। तो क्या होगा, ये हमारा 51 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वो हमारा तीनों क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। आपको ध्यान से अगर एक बार में समझ में नहीं है तो आपको 2 बार 3 बार करके इस चीज को देखना है। इस प्रकार से हमने तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा है, और ये जो है हमारा वो तीसरा क्वेश्चन है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। देखिए इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। स्टेप बाय स्टेप जो है आपको हर स्टेप पे एकदम फोकस अपना रखना है, तभी जाके आप इस तरह चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन इस चीज को आपको जो है वो ध्यान से समझना पड़ेगा। माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। क्या मानेंगे कि मानना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है और b बराबर 6 है। ये चीज आपको मानना है। क्या मानना है, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है और b बराबर 6 है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, देखिए हम पूर्णांक संख्या क्या माने हैं, ए माने हैं। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या माने हैं, ए माने हैं। और वो पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है, BQ+R होता है ना, BQ+R होता है। लेकिन यहाँ पे b बराबर क्या माने हैं, 6 माने। तो क्या लिखेंगे, a बराबर b के जगह पे क्या रख देंगे, 6q+R। देखिए जब हमारा b यानी कि जो भाजक के जगह पे अगर हम 6 मानेंगे तो जो हमारा शेषफल r है वो क्या हो सकता है। हम आपको बताए हैं कि जब भाजक हमारा 6 हो उस केस में शेषफल जो है वो हमारा क्या होगा, भाजक से छोटा ही होता है। भाजक से क्या होता है, छोटा होता है, 0 से या 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। तो इस केस में जो हमारा शेषफल है वो क्या आ सकता है, तो शेषफल जो हमारा आ सकता है, जो r आ सकता है वो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, लेकिन 6 नहीं आएगा, है ना। क्योंकि 6 क्या है, हमारा भाजक है। उस केस में जो है वो शेषफल हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है या 5 हो सकता है। इससे बड़ा भाजक हमारा जो शेषफल है वो नहीं हो सकता है। आप इसे पिछले देखेंगे तो हमने इसको बहुत अच्छे से समझा रखा है कि शेषफल ये क्यों आ सकता है। आगे जब हमारा शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5 आ सकता है तो ये हमारा रूप क्या बन सकता है, तो हम लिख सकते हैं a बराबर 6q+r के जगह पे हम 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, a बराबर 6q+0 यानी कि
6q। दूसरा, अगर हम r का मान, यहाँ पे r का मान कितना रखे थे, 0 रखे थे, अगर हम r का मान 1 रखे तो क्या बनेगा, a बराबर 6q प्लस 1। अगर r का मान हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो क्या बनेगा, a बराबर 6q प्लस 2। अगर हम r का मान 3 रखें तो क्या बनेगा, a बराबर 6q प्लस 3। अगर हम r का मान 4 रखेंगे तो क्या बनेगा, a बराबर 6q प्लस, r की जगह 4 है तो 4। अगर r के जगह हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे तो क्या बनेगा, a बराबर 6q प्लस 5। ये हमें क्या क्या दिखाना है, हमें 6q प्लस 1 लेना है, जो हमें यहाँ r बराबर 1 रखने पर मिलता है, a बराबर 6q प्लस 1। दूसरा है हमारा 6q प्लस 3, तो r बराबर 3 रखते हैं तो क्या हमें मिलता है, 6q प्लस 3। और जब r बराबर 5 होता है तो हमें क्या मिलता है, a बराबर 6q प्लस 5 मिलता है। यानी इसी तीनों को हम क्या दिखाना है कि ये कैसा होता है, तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा सम और विषम समझना पड़ेगा। सम संख्या क्या होता है, तो सम संख्या हम जानते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित होता है, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित होता है। और हम साथ साथ आपको ये भी बताएंगे जो सम संख्या का जो रूप होता है वो किस रूप में होता है, तो वो सम संख्या जो भी होता है वो 2n के रूप का होता है। जो सम संख्या होता है वो क्या होता है, 2n के रूप में होता है, जबकि ये हमारा सम संख्या होता है। जबकि जो विषम संख्या होता है, जो हमारा विषम संख्या होता है वो होता है 2n प्लस 1 के रूप का होता है विषम संख्या। यानी कोई विषम संख्या जो होता है वो किस रूप का होता है, 2n प्लस 1 का होता है, और कोई भी सम संख्या होता है वो 2n के रूप का होता है। अच्छा, ये विषम का, सम की बात हम बाद में करेंगे, पहले विषम, चूंकि यहाँ पे क्या सिद्ध करना है, हमें धनात्मक विषम पूर्णांक की बात करना है, इसलिए हम विषम की बात करेंगे। जैसे इससे क्या मतलब है, जैसे कोई भी संख्या n है, n कोई भी संख्या है, अगर उसमें हम 2 से गुना करके 1 जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, विषम पूर्णांक बनता है। n अगर कोई भी संख्या हो उसको विषम बनाना तो क्या करेंगे, उसमें हम 2 से गुना करके 1 जोड़ देंगे। जैसे कि संख्या में 2 से गुना करके 1 जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, विषम पूर्णांक हो जाता है। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहां हमें यहाँ पे देखना चाहिए कि 2 से गुना करके हमें 1 जुड़ता हुआ दिखा देंगे। अगर हम इतना काम कर दिए तो हम सिद्ध हो गया कि वो संख्या क्या है, वो संख्या हमारा विषम पूर्णांक है। तो दिखाते हैं, पहला है हमारा a बराबर 6q प्लस 1। हमें नया चैप्टर ले लेते हैं। पहला क्या हमारा, a बराबर 6q प्लस 1। देखिए, तो 6q प्लस 1 इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 2 इंटू 3q प्लस 1, 2 इंटू 3q प्लस 1। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 से इस संख्या में गुना हो रहा है और प्लस 1 जोड़ रहा है, यानी ये 3q ये कोई पूर्णांक है, ये क्या है, कोई पूर्णांक है जिसमें 2 से गुना हो रहा है प्लस ये 1 जोड़ रहा है। तो क्या इस रूप का नहीं है, 2n प्लस 1, यही तो होता है विषम पूर्णांक। 2n प्लस 1 क्या होता है, विषम पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है 2n कोई संख्या है, साथ में उसमें प्लस 1 भी जुट रहा है, तो 2 में एक संख्या से गुना करके अगर 1 जोड़ते हैं तो वो संख्या क्या है, विषम पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे ये चीज तो हम सिद्ध कर दिए कि ये जो 6q प्लस 1 है वो क्या है, इसे हम 2 इंटू 3q प्लस 1 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 से गुना हो रहा है, साथ में ये 1 जुड़ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये विषम पूर्णांक है और धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो पहला केस तो हमारा क्लियर हुआ। दूसरा क्या था, दूसरा था हमारा 6q प्लस 3। अब इसे क्या करना पड़ेगा, हमें इसे भी जो है वो इसी रूप में लाना पड़ेगा, तभी जाके सिद्ध होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6q प्लस 3 को लिख सकते हैं 2 प्लस 1, ऐसा कर सकते हैं। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, 6q प्लस 2 से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो देख सकते हैं कि इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे। जैसे 2 कॉमन लेंगे तो 6q में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3q बचेगा, प्लस 2 में से जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस 1। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि 2 से गुना हो रहा है इस संख्या में। आप इसको पूरा को n मान सकते हैं, आप इसको पूरा को n मानेंगे तो आपको दिख रहा है 2n प्लस 1, यानी यहाँ भी देख रहे हैं कि इस संख्या में 2 से गुना हो रहा है, साथ में ये 1 जुड़ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी विषम पूर्णांक है। और तीसरा क्या था हमारा, तीसरा था हमारा 6q प्लस 5।
तो 6³+5 को भी हमें क्या करना है, इस रूप में दिखाना पड़ेगा। तो करते हैं, इससे हम 6³+5 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6³+5 को लिख सकते हैं 4+1। ठीक है, कोई चेंज नहीं, 6³+4+1 को जब जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे। 6³+4 में से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा, इसमें बचेगा 3³+2+1। आप देख रहे हैं कि यहाँ भी देख रहे हैं कि 2 में इस पूरे संख्या से गुना हो रहा है, साथ में ये 1 जुड़ रहा है। इसका मतलब है कि 2 में जब किसी संख्या से गुना करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो वो संख्या क्या होता है, वो संख्या विषम पूर्णांक होता है। ये सब के सब क्या हो गया, ये सब के सब विषम पूर्णांक हो गया। ये भी विषम पूर्णांक है, ये भी क्या है, ये भी हमारा विषम पूर्णांक है। ये भी क्या हमारा विषम पूर्णांक, और ये भी क्या हमारा, ये भी जो है हमारा वो विषम पूर्णांक है। अच्छा, ऐसा हम जबरदस्ती क्यों किए, ऐसा इसीलिए किए क्योंकि हमें किसी न किसी रूप में, ऐसा नहीं, ये वाला कंडीशन में हमें 2n+1 दिखाना था, तो 2 कॉमन लिए, इस पूरे संख्या को n मान ली और +1, तो 2n+1 दिख गया, इसका मतलब विषम पूर्णांक है। यहाँ भी 2n+1 हो गया, तो ये सब क्या है हमारा, ये हमारा विषम पूर्णांक है। ये नीचे वाला में हमारा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारा विषम पूर्णांक। क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वो आप दिखा सकते हैं कि 6³+1, 6³+3 और 6³+5 क्या है, ये सब के सब जो है वो एक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक कंडीशन क्या होता है, किस संख्या में 2 से गुना करके 1 जोड़ देने से वह विषम पूर्णांक बन जाता है। इस सबको हम उसी रूप में क्या किए, चेंज कर दिए, सबको सब क्या किए, उसी रूप में हम चेंज कर दिए। इसलिए क्या है, ये सब के सब यहाँ पे दिख रहा है कि सब विषम पूर्णांक। तो इस प्रकार हम देखते हैं, तो लिखेंगे कि इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³+1 या 6³+3 या 6³+5 के रूप का होता है। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझना है कि जैसे एक टुकड़ी है यहाँ पे और एक दूसरा टुकड़ी है। जैसे एक टुकड़ी में कितना है, तो यहाँ पे 616 सदस्य हैं यानी सेना है के लोग, और एक में कितना है 32 आर्मी बैंड है। इसमें क्या है, ये हमारे आर्मी बैंड है, आर्मी बैंड है, और ये हमारे क्या, ये हमारे सेना है, जिसमें क्या है सेना है। अब कह रहा है दोनों को मिला देने पे हम क्या करना है, दोनों को मिला देने से मिलाकर हम एक ऐसा समूह तैयार करना है, ठीक है ना, एक ऐसा स्तंभ यानी तैयार करना है, ऐसा लाइन तैयार करना है, ऐसा लाइन, ठीक है ना, जिसमें जो है वो मार्च कर सकते हैं। यानी दोनों को मिलाकर एक ऐसा लाइन तैयार करना है जिसमें सभी स्तंभों की संख्या समान हो, यानी इस जितना लोग इसमें हो उतना ही इसमें हो, इतना ही इसमें हो, इतना ही इसमें हो, इतना ही इसमें, यानी इस तरह से लाइन लगाना है जिस हर लाइन में संख्या क्या हो, लोग की संख्या जो है वो सेना और आर्मी दोनों मिलकर दोनों समान हो, ठीक है ना। वैसा हमें क्या करना है, स्तंभ पता करना है कि कितना स्तंभ होगा जिसमें हर स्तंभ में क्या होना चाहिए, जो संख्या है वो समान होना चाहिए। संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। कंडीशन यही कि हर में क्या होगा, संख्या समान होना चाहिए। आप क्वेश्चन समझ गए कि सेना के एक टुकड़ा है जिसमें 616 लोग हैं, एक आर्मी बैंड है जिसमें 32 है, ये दोनों अलग अलग से आते हैं और इन दोनों को मिलजुल क्या करना है, एक मार्च करना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि जितना लाइन लगेगा हर लाइन में जो लोगों की संख्या होगा वो सेम होना चाहिए। तो वैसा कितना लाइन बन सकता है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है।
सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हमें इसका निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। HCF आप निकालने के लिए दोनों काम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज आप दिमाग में आया होगा कि HCF ही क्यों निकालना पड़ेगा, HCF ही क्यों निकाल, कैसे हम जाने कि हमें HCF निकालना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले HCF का नेचर समझना होगा कि HCF है क्या। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दोनों समूहों के उन समूह स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। क्वेश्चन क्या कहा है, अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, यानी ऐसा कै गो लाइन होगा ज्यादा से ज्यादा जिसमें ये दोनों मिलकर जो है मार्च कर सकते हैं। आपको अगर पता होगा तो HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। HCF का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF जब निकालते हैं तो क्या निकलता है, अगर हम किसी भी दो संख्या के HCF निकालते हैं तो वो संख्या क्या निकलता है। जैसे इसको पहले क्वेश्चन को समझाने से पहले, सॉल्व करने से पहले आप पहले इस चीज को समझ जाएंगे। अगर आप इस चीज को समझ गए तो ये क्वेश्चन आपके लिए कभी ये दिक्कत नहीं हो कि हम यहाँ पे HCF निकाले कि LCM निकाले, क्या निकाले। तो इस चीज को समझने के लिए पहले आपको HCF का जो बेसिक नेचर है, HCF होता क्या है, उसको समझना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करते हैं, हम एक नया पेज लेते हैं। जैसे अगर हम मान लिए कि दो संख्या हम लिए 4 और 10, 4 और 10 हम संख्या लिए, हमें इसका निकालना है HCF। तो निकालते हैं, हम देख रहे हैं कि 4 जो है वो छोटा है, 10 बड़ा है, निकालेंगे। 4 दूना 8 लाएंगे, शेष पर शेष 2 बचेगा, नहीं कटा, फिर क्या करेंगे 2 और 4 में हम 4 लाएंगे, तो 2 से हमारा 4 कट गया। HCF हम देख रहे हैं कि यहाँ पे HCF हमारा कितना है, HCF हमारा 2 है। ये 2 क्या निकला, ये जो 2 निकला वो क्या निकला, इस 2 करे ये 2 वो से बड़ी संख्या है जो दोनों को काट सकता है। हम क्या बोले कि HCF जो 2 निकला है, 2 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 4 भी विभाजित होगा और 10 भी विभाजित होगा। यानी 2 से बड़ा ऐसा कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काट सके, यानी 2 दोनों में कॉमन है। 2 क्या है, दोनों में कॉमन है। यही बात होता है HCF का मतलब। HCF क्या होता है, HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे ये दोनों संख्या क्या कर सकता है, विभाजित हो जाता है। ये हमारा क्या होता है, HCF। तो जब भी किसी चीज का आपको अधिकतम पूछे, अधिकतम वैसी कौन संख्या है जो दोनों को विभाजित कर सके, तो वही उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, उस केस में हमें HCF निकालना पड़ता है। तो 2 जो संख्या निकला वो वैसी संख्या हमें निकला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकला है, इससे बड़ा कोई संख्या हो ही नहीं सकता है जो दोनों को काट सके। चेक कर लीजिए, अगर मान लीजिए 2 के बाद हम 4 से ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा। अब 5 की बात करें, 5 से ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, है कि नहीं। लेकिन 2 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 4 भी कटेगा और 10 भी कटेगा। दोनों का ये कॉमन फैक्टर की बात करें, वह संख्या जो दोनों में है वो हमारा संख्या क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है 2। तो 2 बात है, जब भी आपको कहीं पे अधिकतम दिख जाए, क्या दिख जाए, अधिकतम दिख जाए, और कॉमन वाली बात यहाँ पे तो वही बात है ना कि इन दोनों संख्या को मिलाकर एक ऐसा तैयार करना है लाइन जिसमें दोनों को क्या कर सके, विभाजित कर सके, या दोनों को दोनों बांट सके। यही तो बात है ना। इन दोनों को मिलकर हमें एक ऐसा लाइन तैयार करना है जिसमें हर लाइन में क्या हो, लोग संख्या समान हो। उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, HCF निकालना पड़ता है। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है ना। फिर बात है कि हम HCF ही लगाए तो क्यों लगाए, LCM भी तो लग सकता है, LCM क्यों नहीं निकाले, है ना। तो आप पहले आपको HCF का मतलब समझना पड़ेगा। तो हम क्लियर हो गए कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें HCF निकालना है। कॉमन वाली बात पूछ रहा है ना। तो हमारा एक है 616 और दूसरा संख्या क्या है हमारा, दूसरा है हमारा 32। तो हम जानते हैं कि 616 जो है वो हमारा बड़ा है 32 से, निकालेंगे HCF, निकालते हैं। 32 में 16 से 616 से भाग करेंगे तो क्या लगेगा, एक मरतबा क्या लगेगा, यहाँ पे 32 से लग जाएगा। 11 में से 2 गया तो 9, ऊपर से क्या होगा, 5 में से 3 गया तो 2, ठीक है। 29 ऊपर से क्या उतारेंगे 6, तो क्या मरतबा लग सकता है, तो 8 दूना 16, 8 मरतबा चेक कर लेते हैं। 8 दूना 16 6 हासिल 1, 8 3 24, 24 1 25, 8 मरतबा तो नहीं लगा,
9 मरते चेक कर लेते हैं। 25 32 9 मरते हुए चेक कर लेते हैं। 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 और 9 3 27 1 28 नहीं लगा तो हम क्या करेंगे 9 मरते लगा देंगे क्या 288 हटाएंगे 6 में से 8 हासिल 16 में से 8 गया तो 8 हो जाएगा, ये बच गया 8 में से 8 गया तो कटम कुटम इधर हो गया तो कटम यानी कि शेष हमारा यहाँ पे 0 हो जाता है, यानी 8 आया। 8 आया, पूरा अंक हम इस्तेमाल कर चुके हैं। तो इस केस में हम देखें कि शेषफल जो है हमारा वो 0 नहीं आया, तो नहीं तो इसे लिख लेंगे। अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे तो लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए हमारा क्या होगा इस केस में, ए हमारा होगा 616 बराबर जो हमारा भाजक होगा वो क्या होगा 32 गुने भागफल क्या होगा, भागफल होगा हमारा 19 प्लस शेष कितना हो गया हमारा 8। चूंकि शेष हमारा 8 है इस प्रक्रिया को हमें फिर से रिपीट करना पड़ेगा। क्या करेंगे 8 से हम फिर 32 में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 8 चौका 32 यानी अब क्या हो गया हमारा शेषफल 0 हो गया। तो इसे हम लिखेंगे 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस 0। चूंकि जब हमारा शेषफल 0 हो गया तो जो भाजक होता है वही क्या होता है हमारा एचसीएफ होता है। तो इस केस में हमारा क्या होगा एचसीएफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ किसका किसका जो एचसीएफ होगा एचसीएफ किसका किसका 616 और 32 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। चूंकि हम एचसीएफ निकाले हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं। तो जब एचसीएफ निकाले तो हमें पता चल गया कि जब एचसीएफ 8 आया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो यानी जो स्तंभ का संख्या बनेगा जो लाइन बनेगा वो क्या होगा 8 बनेगा। तो हम लिख सकते हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, यानी ये जो लाइन बनेगा वो लाइन कितना रहेगा, वो 8 लाइन बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन बनेगा जिसमें वो क्या कर सकते हैं मार्च कर सकते हैं। यानी इतना, और हर लाइन में लोग क्या होंगे संख्या जो होगा लोगों का समान होगा। 8 से ज्यादा लाइन नहीं बन सकता, ये अधिकतम संख्या है, ये अधिकतम 8 ही लाइन बन सकता है जिसमें क्या हो लोगों की संख्या जो लोग हैं वो क्या हो सकते हैं समान संख्या में मार्च कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, वो आंसर हमारा है 8, चूंकि हमें इसमें एचसीएफ निकालना था। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब ये क्वेश्चन को हमें क्या सॉल्व करना है, आप ध्यान से देखेंगे। संकेत आप पढ़ भी सकते हैं या हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए संकेत की जरूरत हमें नहीं है, तो लिखेंगे माना कि क्या कर रहा है धनात्मक पूर्णांक, तो लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक a है। हम क्या मान लिए, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर, चूंकि 3 के रूप में कर रहा है तो b बराबर 3 है, हमें इस तरह से मान लेना है। तो चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है तो क्या होता है भाई, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। हम b की जगह पे क्या माने, b की जगह पे 3 माने हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस आर। जब b हमारा 3 है तो हमारा शेषफल क्या हो सकता है, तो हम इसकी चर्चा बार बार कर चुके हैं। तो इसके समय शेषफल क्या होगा 3 से छोटा होगा, तो 0 हो सकता है, 1 होगा या 2 होगा। तो हम क्या करेंगे r का मान अलग अलग रखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे r का मान हम रखेंगे 0। जब r का मान 0 रखेंगे तो क्या बनेगा हमारा a बराबर 3q प्लस
आर के जगह पे 0 रखेंगे तो 0, तो क्या बनेगा हमारा a बराबर 3q बनेगा। क्या बनेगा? a बराबर 3q। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा हम देखेंगे जब r का मान हम 1 रखेंगे, r बराबर जब 1 रखेंगे क्या बनेगा? a बराबर 3q प्लस r, r के जगह पे 1 रखना है तो ये बनेगा संख्या। और जब r का मान हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे तो क्या बनेगा? तो हमारा बनेगा a बराबर 3q प्लस, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, ये r के जगह पे 1 रखना है ना आपको। r का मान चूंकि 1 है तो 3q प्लस 1 हो जाएगा, और r का मान जब 2 रखेंगे तो a बराबर 3q प्लस 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा संख्या बनता है। अब देख क्या बताया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, हमें यही तो बताना है। अब क्या करना पड़ेगा? ये जो हमारा पूर्णांक है a बराबर 3q या a बराबर 3q प्लस 1 या a बराबर 3q प्लस 2, इन सब का क्या करना पड़ेगा? हमें इनका वर्ग करना पड़ेगा इन संख्याओं का। तो करते हैं। पहला संख्या हमारा क्या है? पहला संख्या हमारा a बराबर 3q वर्ग करना है। a का वर्ग करेंगे तो हमें 3q का भी वर्ग करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 3q का वर्ग हो जाएगा 3 तिहाई 9, 3 तिहाई क्या हो जाएगा हमारा 3q का स्क्वायर हो जाएगा 3 तिहाई 9q स्क्वायर। 9q स्क्वायर हो, लेकिन हमें किस रूप में दिखाना है? हमें दिखाना है 3m और 3m प्लस 1 के रूप में दिखाना है। हमें इसको 3m के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 9q स्क्वायर को हम 3 के रूप में लेना, कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 9q स्क्वायर को 3 इंटू 3q स्क्वायर, 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? इस पूरे 3q स्क्वायर को m मान लेंगे, तो 3 और इसको पूरा को m मान है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3m हो जाएगा। तो 3m के रूप में हो गया, लेकिन लिख देंगे यहाँ पे जहां m बराबर क्या है 3q स्क्वायर हो गया। यानी पहला जो संख्या था a बराबर 3q, इसको हम क्या किए 3m के रूप में दिखा दिए। चूंकि उसका वर्ग कहा था तो a स्क्वायर है, उस संख्या का वर्ग जो है वो 3m के रूप का होता है, तो हम इस संख्या को दिखा दिए हैं, ये 3m के रूप में होता है। देख लिया। आगे जो हमारा संख्या है वो क्या है? a बराबर 3q प्लस जो है वो क्या है? दो संख्या हमारा ये तो हो गया। दूसरा संख्या है 3q प्लस 1, यानी 3q प्लस 1। अब इसका वर्ग करना है तो करते हैं वर्ग करने तो 3q a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है तो करते हैं a स्क्वायर, यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह पे लिखेंगे 3q प्लस b की जगह पे 1 प्लस b स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर। तो 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3q स्क्वायर का हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 में 3 यानी 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब हमें क्या करना है? हमें इसमें से देख रहे हैं कि 9 और 6 में क्या कॉमन है? तो 3 कॉमन है और q भी है, लेकिन हमें 3m प्लस 1 के रूप में दिखाना है, इसलिए हम सिर्फ 3 कॉमन लेंगे। तो हम यहाँ से जब 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? इधर बचेगा 3q स्क्वायर प्लस इसमें से 6q में से जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2q और प्लस 1। तो हम देख रहे हैं कि ये 3, अगर इस पूरे को m मान लेंगे तो 3 इंटू m प्लस 1 के रूप में ये दिख जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिख सकते हैं इसे ऐसे, इससे थोड़ा सा छोटा कर ले तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम m मान लेंगे तो इसको मान लेंगे m और प्लस 1, लेकिन लिख देंगे हम जहां m बराबर क्या हो गया? हम किसको m माने हैं? तो हम m माने हैं 3q स्क्वायर प्लस 2q, यानी इसको हम क्या माने? m माने। तो 3 इंटू m प्लस 1 यानी 3m प्लस 1 के रूप में दिख गया। तो दो संख्या को तो हम प्रॉपर 3m या 3m प्लस m के रूप में दिखा दिए। तीसरा हमारा संख्या क्या है? तीसरा हमारा संख्या है a बराबर 3q प्लस 2, 3q प्लस 2। अभी हम इसका भी वर्ग करना है तो वर्ग करते हैं, स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर, तो यहां भी दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। करते हैं तो 3q का स्क्वायर, 3q का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3q का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की जगह पे 3q इंटू b, 2ab होता है तो इंटू b 2 प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का जब क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर
सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस इसको जब गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 दूनी 12 प्लस 2 दूनी 4। हमें किस रूप में दिखाना है, हमें दिखाना है 3m प्लस 1 के रूप में। तो पहले हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 स्क्वायर प्लस 12 प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब क्या करेंगे, हम देख रहा है कि इस तीनों में जो है वो 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। जब 3 कॉमन लेंगे तो क्या दिखेगा, तो यहाँ पे दिखेगा 3 स्क्वायर प्लस 12 में से 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ दिखेगा 4 प्लस इस 3 में से 3 कॉमन लेते हैं यहाँ बचेगा 1 और प्लस 1। तो इसको भी हम 3m प्लस 1 ग्रुप में दिखा देंगे, 3 को 3 और इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, इस पूरे को हम मान लेंगे m। तो क्या बन जाएगा 3m प्लस में है 1, लेकिन लिख देंगे जहां m बराबर हम क्या माने हैं, m बराबर हम माने हैं 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, यानी इसको अगर m माने हैं तभी तो हम ये 3m प्लस 1 को लिख पा रहे हैं। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे प्रॉपर दिखा देना है कि हम m किसको माने। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि कोई भी धनात्मक संख्या उसका वर्ग जो है वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में जो है वो लिखा जा सकता है। तो इस बात को हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या था कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक 3m या 3m प्लस के रूप का होता है। तो हम यहाँ पे देख लिए कि ये जो संख्या है वो ये 3m या 3m प्लस 1 या फिर 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो लिख देंगे कि इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इस प्रकार से जो है इस तरह क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या कर रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। आपको ध्यान से देखना है एक एक स्टेप, क्योंकि ये सब वो क्वेश्चन है जहां पे कोई कैलकुलेशन नहीं करना होता है, लेकिन इसका बनाने का अपना एक अप्रोच होता है, उसको आपको ध्यान से समझना है। तो हम कुछ कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर 3 है। ये चीज आपको मानना है, यानी एक पूर्णांक a है और b बराबर 3 है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है, तो लिखेंगे a बराबर bq प्लस r। तो a बराबर क्या लिखें, b बराबर क्या है हमारा 3 है, तो b की जगह पे क्या करेंगे 3q प्लस r। जब 3 हमारा b के रूप में यानी b हमारा भाजक होता है तो शेषफल क्या आ सकता है, तो इस केस में जो हमारा जो शेषफल आएगा वो आएगा 0, 1 और 2। शेषफल क्या आ सकता है 0, 1 और 2 आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, जब शेषफल r बराबर 0 लेंगे तो क्या बनेगा, a बराबर होगा हमारा 3q प्लस r और r के जगह पे क्या लिए 0, तो ये हमारा बन जाएगा 3q प्लस 0 यानी a बराबर 3q। दूसरा जो संख्या है वो क्या बनेगा, जब r बराबर हम 1 रखेंगे a बराबर बनेगा 3q प्लस r की जगह पे 1 लेना है तो ये बनेगा। और दूसरा जो संख्या है जब ये कब है, जब r बराबर हमारा 1 है, जब r बराबर 2 लेंगे तो क्या बनेगा a बराबर 3q प्लस r की जगह पे क्या लेना है 2। तो इस प्रकार से जो है वो हमारा 3 संख्या बनता है। अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी अब क्या करना पड़ेगा, ये जो संख्या है जिसको हमें a माने उसका घन करना पड़ेगा, यानी कि क्यूब करना पड़ेगा।
और क्यूब किस रूप का आना चाहिए, वो क्यूब आना चाहिए हमारा 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का आना चाहिए। तो क्या करेंगे, हमारा संख्या क्या है, पहला a बराबर है हमारा, a बराबर जो हमारा संख्या है वो क्या, हमारा a बराबर संख्या 3q। अब क्या करना है, घन करना है, तो इस संख्या क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो 3 का जैसे क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27, कितना हो जाएगा 27 क्यूब हो जाएगा। हमें किस रूप में दिखाना है, तो हमें दिखाना है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में दिखाना। तो हमारा अप्रोच भी इसी को टाइट करना चाहिए, यानी हमें 9 के रूप में होना चाहिए। तो इस 27 को हम 9 के रूप में कैसे लिख सकते, उसे लिख सकते हैं क्या, 9 इंटू 3q का क्यूब, 9 3 27 और क्यूब का क्यूब, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे, अगर हम इसको m मान लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको 9m तो लिख देंगे, जहां हम m को क्या माने हैं, m बराबर 3q का क्यूब माने हैं। तो यानी पहला संख्या तो हम 9m के रूप में दिखा दिया, यानी किस संख्या a का जो घन है वो 9m के रूप में तो दिखता है। दूसरा संख्या हम क्या लिए थे, दूसरा हमारा संख्या था 3q प्लस 1। अब इसका क्यूब करना है तो क्यूब करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि a प्लस बी का होल क्यूब आता है, तो सॉल्व करते हैं। पहला होता है a क्यूब यानी कि 3q का क्यूब, स्क्वायर नहीं, 3q का क्यूब करना है, तो 3q का क्यूब हो गया। a क्यूब, उसके आता हमारा आता है b क्यूब, b का मतलब 1 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, उसका आता है 3a स्क्वायर b, 3a का स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर, 3a स्क्वायर b की जगह पे 1 प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a की जगह पे 3q इंटू b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा इस फॉर्म में, यानी a प्लस बी के होल क्यूब, उसको हम तोड़ दिए। सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3q का क्यूब कितना हो जाएगा, 27q का क्यूब, 9 9 3 27, 1 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 9 को जब 30 में लगे कितना हो जाएगा 27 क्यूब स्क्वायर, प्लस जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 तिहाई 6 क्यूब, और 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, जब 1 मिलेगा तो 1 ही हो जाएगा। इस रूप में हो जाए। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा सजा लेंगे। सजा कैसे लेंगे, जिसको यानी जो पहले हमारा ज्यादा पावर है उसको पहले लिखेंगे और धीरे धीरे उसको अचर को बाद में कर देंगे। तो पहले हम लिख देंगे 27 क्यूब प्लस उसका लिखेंगे 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस 6 क्यूब प्लस 1। अब हमें किस रूप में लिखना है, हमें लिखना है 9m प्लस 1 के रूप में, 9m प्लस, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया हमारा, 3 तिहाई 9 होगा, क्या होगा 3 तिहाई 9, एक मिस्टेक यहाँ जो है वो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे 3 तिहाई 9 क्यू हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इधर हमारा, यहाँ भी ये 9 क्यू हो जाएगा, प्लस 9 क्यू प्लस हमारा 1 है। तो हमें क्या है, इसमें से 9 जो है वो हमें कॉमन लेना है। तो जब 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, जब 27 क्यू में से 9 लेंगे कॉमन तो जब बच जाएगा 9 3 27, 3 क्यूब प्लस इसमें आ जाएगा हमारा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 9 कॉमन लेते जाएगा क्यू, और इधर बच जाएगा प्लस 1। यानी अगर इस पूरे 3 क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू को अगर हम क्या करें कॉमन अगर ले लेते हैं, इसको m मान लेते हैं, तो ये संख्या जो हमारा m के रूप में दिख जाता है। पॉज करने के बाद यानी इस पूरे संख्या को क्या करना है, हमें m मान लेना। तो इसे हम लिखेंगे 9 और 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो लिखेंगे 9m प्लस 1। लेकिन जहां इस m का मतलब क्या निकला, जहां m बराबर हम क्या माने, हम माने हैं 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q, यानी इसको हम जो क्या माने हैं, इसको हम m माने हैं। इतना m माने हैं तब इसे हम 9m प्लस 1 के रूप में लिख दिए। अगला जो संख्या है हमारा वो क्या है, वो है हमारा a बराबर 3q प्लस 2। अब क्या करना है, हमें इसे भी
घन करना पड़ेगा यानी क्यूब करना पड़ेगा, तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा ए क्यूब का मतलब 3q का क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3a² ए हमारा कितना है 3q, तो 3q का स्क्वायर 3a² बी हमारा 2 है प्लस 3a² बी प्लस 3 इंटू ए यानी कि 3q इंटू 3a। चलो इसको नीचे लिख देते हैं, इस चीज को हम क्या करते हैं नीचे लिख देते हैं, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² यानी कि 3 इंटू ए का मतलब 3q इंटू बी का स्क्वायर 3b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। जब सॉल्व करते हैं हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 3 तिहाई 9 9 3 27 यानी 27 क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस जब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 9 3 27 27 दूना 54 54 क्यू स्क्वायर प्लस जब इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 12 तिहाई 12 तिहाई 36 क्यू। ये हमारा था। इसको क्या करेंगे पहले अरेंज कर लेंगे, तो अरेंज करेंगे तो सबसे पहले बड़ा पावर को पहले लिखते हैं, तो 27 क्यू जो है 27 क्यू जो पहले लिखेंगे उसके बाद स्क्वायर लिखेंगे प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू और अंत में हम लिखेंगे क्या जो हमारा 8 है। अब हमें किस रूप में दिखाना है 9m प्लस 8 के रूप में दिखाना है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा ये 8 तो ठीक है हम इसको सिर्फ 9 के रूप में दिखाना है। तो हम देख भी रहे हैं कि इसमें से हम 9 जो है वो कॉमन ले सकते हैं, तो 9 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा इधर बच जाएगा 27 क्यूब में से जब 9 कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा 3 क्यूब 9 3 27 क्यूब प्लस 54 कॉमन ले लेंगे तो 9 छक 54 यानी यहाँ बच जाएगा 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौका 36 यहाँ बच जाएगा 4 क्यूब और प्लस 8 तो इधर हमारा ठीक है। अब क्या करेंगे 9 के 9 इस पूरे को क्या मान लेंगे m मान लेंगे और प्लस 8 यानी ये जो संख्या ये हमारा 9m प्लस 8 के रूप में दिख गया है ना। लेकिन जहां m बराबर हम क्या माने हैं, यहाँ जो m बराबर हम माने हैं वो है 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, यानी जब यहाँ पे m मानते हैं तो ये संख्या 9m प्लस 8 के रूप में दिख जाता है। तो इस प्रकार हम देखें कि कोई भी संख्या अगर एक कोई धनात्मक पूर्णांक है तो उसका जो घन है उसको हम 9m या 9m प्लस 1 और यहाँ भी देख रहे हैं 9m प्लस 8 के रूप में हम क्या कर सकते हैं दिखा सकते हैं, और हमने सफलतापूर्वक जो इसको दिखा दिया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस प्रकार जो है क्वेश्चन के हिसाब से हम पढ़ लेंगे स्टेटमेंट, तो लिख सकते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इस बात को हम जो है यहाँ पे लिख देंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, लिखेंगे कि इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है इस प्रकार से यह अंत में आपको स्टेटमेंट भी लिखना है, तब जाके जो है आपका इस तरह क्वेश्चन आता है तो आपको कंप्लीट मार्क्स जो है आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से जो है हमारा एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट होता है।